नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटकर ही आए थे कि अमेरिका का बयान सामने आया है। संदेश साफ है, जाहिर है अमेरिका और उसके सहयोगी प्रधानमंत्री के इस दौरे से दुखी हैं। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने बहुत साफ इशारा किया है कि ऐसे वक्त में भारतीय प्रधानमंत्री का रूस दौरा उन्हें नागवार गुजरा है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिकी रिश्ते फिलहाल बहुत गहरे और व्यापक हैं, लेकिन वो इतने गहरे भी नहीं कि भारत अमेरिका की परवाह ना करे। भरोसेमंद रिश्ते की जगह सिनिकल आकलन पर जोर देकर हम घाटे में रहेंगे। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता अच्छी बात है, लेकिन टकराव के समय रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज नहीं होती। Important for us as Americans and as Indians to remember, the more we put into this relationship, the more we will get out. The more we insist on kind of cynical calculation in the place of trusted relationship, the less we will get. But as I also remind my Indian friends, while it is wide and it is deeper than it's ever been, it is not yet deep enough. That if we take it for granted from the Indian side towards America, I'll fight a lot of defensive battles trying to help this relationship ahead. कूटनीति की भाषा में देखें तो ये बहुत तल्ख प्रतिक्रिया है। इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात पर बहुत गहरी हताशा जता चुके हैं। जाहिर है भारत के लिए रूस ऑस्ट्रिया दौरा कूटनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस चुनौती का आभास भारत को नहीं था। रूस ऑस्ट्रिया गए प्रधानमंत्री के वक्तव्यों में बार बार ये बात सामने आती रही कि भारत का ध्यान यूक्रेन युद्ध और ठीक इसी दौरे के वक्त चल रही नेटो की बैठक पर था। प्रधानमंत्री ने कम से कम 3 बार दोहराया कि युद्ध से किसी मामले का हल नहीं हो सकता। युद्ध का हल संवाद से ही संभव है। युद्ध हो या आतंकवाद, बच्चों की मौत दिल तोड़ने वाली होती है। लेकिन इत्तेफाक से जब प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर थे, तभी रूसी सैनिक कीव पर बम बरसा रहे थे और वॉशिंगटन में नेटो अपनी बैठक में यूक्रेन को और मदद देने की बात कर रहा था। जाहिर है चुनौतियां आसान नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे ने कुछ बातें साफ भी कर दी हैं। भारत अमेरिका की दी गई लकीर पर चलने वाला नहीं है। भारत रूस को भी कह सकता है कि वो युद्ध रोके। ये मूलतः निर्गुट बने रहने की भारतीय नीति का नया विस्तार है। भारत अमेरिका करीब है, लेकिन भारत रूस दोस्ती का इतिहास और वर्तमान बेहद मजबूत है। इस बात के बावजूद कि नई विश्व व्यवस्था में रूस और चीन करीब हैं, जबकि चीन और भारत के बीच एक तरह का कूटनीतिक टकराव जारी है। अच्छी बात यह है कि दुनिया भारत पर भरोसा करता है और जबकि चीन ज्यादातर मुल्कों के लिए संदिग्ध बना रहता है। तो सवाल यह है कि अब भारत इन दो ध्रुवों के बीच तालमेल कैसे बैठाए या फिर तीसरी धुरी कैसे बनाए, जिसके पास आकर अमेरिका और रूस दोनों आश्वस्त रहें कि विश्व शांति की राह यहां से खुलती है। क्या भारत के आर्थिक और सामरिक हित इस दौरे के बाद और मजबूत हुए हैं या उनकी चुनौतियां बढ़ी हैं? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ विदेश नीति विशेषज्ञ आसिफ रमीज दाऊदी और पूर्व राजदूत मंजू सेठ हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से वक्त निकालने के लिए। मंजू जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे, जो तल्ख प्रतिक्रिया इस वक्त अमेरिका से आ रही है, ये हम सब समझ सकते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये एक उन्होंने काफी, उनके एम्बेसडर ने जो आज दिया है स्टेटमेंट, वो काफी जैसे आपने कहा काफी क्रिटिकल है इंडिया के तरफ। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और हम इसको बहुत महत्व देते हैं। और बट इंडिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और इंडिया लेगा भी नहीं फॉर ग्रांटेड। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो बदलता जो इन्वायरमेंट है, जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इसमें हर एक देश अपना अपना हित देख रहा है, अपनी स्पेस ढूंढ रहा है आई थिंक। और यूएस का जो बिल्कुल यूएस की तरफ, जो अमेरिका की तरफ इसके चैलेंजेस आ गए हैं विश्व स्टेज पे, वो उनको भी टैकल करने के लिए उनको भारत की भी जरूरत है। लेकिन साथ में वो अपना जो लड़ाई की तरफ, जैसे आपने कहा नेटो, और वहां पे वो कह रहे हैं कि लड़ाई बंद करो, लेकिन साथ में नेटो और यूएस ने उनको आर्म्स वगैरह सब देने की बात कर दी है यूक्रेन को। तो युद्ध को खत्म करने में आई थिंक
वो चाहते नहीं चाहते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और साथ में यहाँ पे वो देख रहे हैं कि इंडिया और रूस का हमारा बहुत टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, बहुत सालों का रिलेशनशिप है, और ये हम बिल्कुल एकदम से एक मिनट में छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बैलेंसिंग जरूरी रखना है। और आज का जो युग आ गया है वो मल्टी अलाइनमेंट और मल्टी छोटे छोटे गुटों का ब्रिक्स जैसे अब आ गया ऊपर, आप देख रहे हैं G20 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये इस वजह से हो रहा है कि यूएन का जो पूरा ओरिजिनल ये था मैंडेट वो नहीं पूरा हो रहा है। और यूएस जो एक नंबर 1 पावर था, सोलो सोलो वर्ल्ड पावर, अब वो भी बदल रहा है, वो सब बदल रहा है। चीन भी आगे आ रहा है, ऊपर आ गया है। तो उसकी वजह से वो उनको एक चुनौती लग रही है यूएस को कि अपना हम कैसे अपना स्टेटस वहीं का वहीं रखें। इंडिया भी बढ़ रहा है आगे, इंडिया के साथ भी चलना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिया कहते हैं हम आपके अलाइन नहीं है, हम आपके पार्टनर। तो ये हमने क्लियर कर दिया उनको कि हम आपके साथ हैं बिल्कुल, बट कुछ मुद्दों पे हम भी बता देते हैं यूएस को कि आपने जैसे हमारे जो भी रिसेंट एंटी वो खालिस्तानी वहाँ पे एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स ने कुछ किया था वहाँ पे, तो इंडिया ने उनको बोल दिया था कि आपको उनको रोक लगानी पड़ेगी। इस टाइप का जो सैन फ्रांसिस्को वगैरह में अटैक्स हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, तो उनको रोकना पड़ेगा। तो हम भी उनको बता देते हैं जब वो हमारे हित में कोई काम ऐसा हो रहा है जो हमारे हित में नहीं है उनके द्वारा। तो दोनों आई थिंक ये दोस्ती और स्ट्रांग हो रही है, हम दोनों से बात कर सकते हैं क्लियरली कि ये हम आपके इस एक्शन से खुश नहीं है, इस एक्शन को हम अप्रिशिएट नहीं करते। बट साथ में हम देख रहे हैं हम क्वाड में भी उनके साथ काम कर रहे हैं, जी। और हम ब्रिक्स में भी इधर काम हमारा स्ट्रांग पोजीशन है। तो वो समझ रहे हैं, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं हमारे क्या चैलेंजेस और हमारी स्थिति है, लेकिन साथ में वो थोड़े से कंसर्न है। मुझे लगता है कि ये जो हमारा इंडिया का जो झुकाव है वो ज्यादा उनसे दूर ना हो जाए, ये मुझे लगता है। आसिफ जी, आप इन दो देशों का दौरा पीएम मोदी का क्या एक बोल्ड डिप्लोमेटिक मूव कहा जा सकता है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ बोल्ड डिप्लोमेटिक मूव ही नहीं, मैं तो इसको एक बहुत ही ज़्यादा वेल स्ट्रेटजिक एक जो प्लान्ड वे में करते हैं, और अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो अहमियत होती है और उसको दुनिया को दिखाना और मैसेज देना और ये बताना कि हम कितने सक्षम हैं कि हम हर तरह की विदेश नीतियों और पॉलिसी में अपने जितने भी लोग हैं जो दुनिया के ऐसे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं जहां दुनिया बटी हुई है, वैसी सिचुएशन में मैं बताऊं कि भारत का ये स्टैंड, स्पेशली थर्ड टर्म जो ये सरकार बनी है और पहला ये बायलैटरल रशिया के साथ होना, वहाँ से ऑस्ट्रिया जाना, ये जानते हुए कि किस तरह के रिएक्शंस आएंगे। हालांकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, जो जियोपॉलिटिकल चीज़ों को सही से माप सकते हैं, वो ये ज़रूर मानेंगे कि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो मैं अभी राजदूत की स्टेटमेंट्स को देख रहा था, या फिर आप यूक्रेन की तरफ से, यूएस की तरफ से चीज़ें आ रही हैं, इनफैक्ट ये बहुत ही बैलेंस और बहुत सही डिप्लोमेटिक तरीके में इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर किसी मुल्क के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो नेशनल इंटरेस्ट है। हिंदुस्तान, भारत इतना बड़ा मुल्क है और ये अभी चंद सालों में दुनिया में इस तरह का एक सिक्का जमाया है, जिस तरह के लोग इसकी चर्चाएं करते हैं। मैं खुद मिडिल ईस्ट में रहता रहा हूँ 20-25 साल से, मैंने जो बदलाव देखे हैं, आप देखें कि रशिया के अंदर जो सिविलियन अवार्ड है वो वहाँ पे अभी इस बार मिला हमारे प्रधानमंत्री को। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद जो अभी चीज़ें चल रही हैं, अब वेस्टर्न की बात करें, नेटो की मीटिंग चल रही है, यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है, इस वक्त में आपका जो सवाल था कि किस तरह से, क्या ये फैसला सही है, क्या ये बोल्ड डिसीजन है? बोल्ड भी है, लेकिन मुझे लगता है इससे भारत की जो छवि है और इसकी जो विदेश नीति है, इसको समझने की ये ज़रूरत है कि हम इतनी आसानी से इतने बोल्ड डिसीजंस लेके दुनिया को एक मैसेज देते हैं और हम जानते हैं कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। आज अमेरिका किसी भी तरीके से कुछ भी कह रहा हो, मुझे पता है कि अमेरिका भी इस चीज़ को समझ रहा है कि भारत अपने हित में इन चीज़ों को करना चाह रहा है। और आप देखें, ये रशिया के साथ साथ यूरोपियन कंट्री जो नॉन नेटो एक मुल्क है, ऑस्ट्रिया, वहाँ भी जाना, 41 साल के बाद वहाँ किसी प्रधानमंत्री का जाना, मेरा ख्याल 83 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी
गांधी जी गई थी, उसके बाद एक हमारे प्रधानमंत्री का जाना, ये एक बात इस पे ये बताना चाहूँगा कि हमने देखा कैसे इससे पहले जब हम अफ्रीकन कंट्रीज़ में बात करते हैं, इजिप्ट की बात करें या फिर हम सऊदी और ओमान और कुवैत और कतर की बात करें, उधर फोकस था। और ख़ास तौर से जब हम देखते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो उधर से अभी इस टर्म में मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे पहले ये एक जो बायलैटरल रशिया के साथ किया गया और साथ साथ ऑस्ट्रिया में जाके 41 साल के बाद ये प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये बैलेंसिंग एक्ट। आप जो कह रहे हैं कि भारत को अपना हित देखना होगा और ये दौरा उसी लिहाज में अहम भी है क्योंकि भारत ने इसमें अपना हित देखा है। मंजू जी, इसी मुद्दे को मैं और आगे बढ़ाऊंगी। रूस का दौरा का एक आधार आर्थिक कारोबार भी है। 65 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है भारत और रूस के बीच में। ऐसे में जब पूरी दुनिया रूस को आइसोलेट कर रही है तो उसका झुकाव चीन की तरफ हो रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी ज़रूरी है कि वो जाए और ये कोशिश करे कि ये झुकाव पूरी तरह से चाइना की तरफ ना हो जाए और जो आर्थिक कारोबार है भारत का रूस के साथ, उसको नुकसान पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने कहा सही, क्योंकि उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी और चीन चाहता भी है कि इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनको वो ज़रूर थोड़ा इन्फ्लुएंस करे। और उनको हम देख रहे हैं हमारे नेबरहुड में भी ये कर रहे हैं वो, और अफ्रीका में भी काफ़ी देशों में कर रहे हैं जहाँ उनको लगा इंडिया का ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस है या डेवलपमेंट एड है या डेवलपमेंट एक्टिविटी है या अच्छे ताल्लुकात हैं और रूस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए वहाँ पे वो जरूर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रूस के हित में भी था क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, तो इसलिए उनको लगा, जब चीन ने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं, तो उनको नेचुरली उनके हित में यही था कि चीन को अपने साथ लें ताकि कोई तो उनके साथ खड़ा रहे। बिल्कुल अकेले, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, बिल्कुल अकेला कोई भी देश अकेला खड़ा नहीं रह सकता या इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने चीन की तरफ झुक रहे। लेकिन हाँ, वो इंडिया के लिए थोड़ा सा एक कंसर्न की बात थी और इस विजिट से आई थिंक हमने कन्वे भी किया है कि अगर आप, और लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में भी और कुछ महीनों में भी फिर जो भी है चीन उनके साथ क्लोज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत का सपोर्ट किया, इंडिया के कई मुद्दों पे सपोर्ट किया है। तो ये एक अच्छी बात है और जरूरी भी है उनको बताना कि आप चीन के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप हमारी फ्रेंडशिप के ऊपर वो असर मत होने दीजिए। जैसे हम लोग भी यूएस के साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा रूस के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम खराब कर दें। जी, बैलेंस करना पड़ता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत छोटे में ब्रेक लेना है, लेकिन आसिफ जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे। फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस दौरे के दौरान किया है। जाहिर तौर पर भारत अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है रणनीतिक लिहाज से भी, जब ये बातें जाकर प्रधानमंत्री इस अहम दौरे पर कर रहे हैं। ये जो 3F आप कह रहे हैं, फ्यूल, फूड और फर्टिलाइजर्स, ये हमें ये बताता है कि किस तरह से हम कंसर्न है अपने नेशनल इंटरेस्ट में। दोबारा आता हूँ, कैसे यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, जो 140 करोड़ आबादी है और उनकी तमाम चीज़ों को देखते हुए, यही तो एक अहमियत है ना इस तरह की मीटिंग्स की, जब हम देखते हैं कि दुनिया की नज़र इस पे है और वैसे में हमारी क्या ज़रूरियात हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसको नज़र में रखते हुए आप ये 3Fs को देखें। और साथ साथ ये सिर्फ आप ट्रेड और बिज़नेस से कहीं जाके बढ़ के जो चीज़ें होती हैं उस पर ये मीटिंग और ये बायलैटरल्स जो है हमें हमारा ध्यान उस तरफ लेकर जाती है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखें कि रशिया के अंदर जो हालात हैं और अभी भारत के अंदर जो हालात हैं और पूरी दुनिया जिस तरीके से देख रही कि अमेरिका का क्या रुख है और दूसरे जो भी एडवर्सरीज हैं, जो हमारे कुछ ऐसे पड़ोस में अभी जिक्र भी हुआ चाइना का, या कुछ ऐसे ममालिक हैं, कंट्रीज है जिसका हम अभी जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, उन तमाम कंट्रीज़ के लिए भी ये ज़रूरी है समझना कि हमारी, दोबारा से करो, कि विदेश नीति कैसी होनी चाहिए। और ये एक जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत ऑफ फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर से हटके आप देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से आप न्यूक्लियर जो चीज़ें होती है, बेनिफिट्स उसके हो सकते हैं, हम किस तरीके से डिफेंस में तो ऑलरेडी रशिया के साथ हमारा एक बहुत पुराना संबंध रहा है और उसमें हर तरह की मदद मिलती रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में थोड़ा मसला होता है चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन
असल बात तो पर वही है कि वेस्ट को भारत ने ये संदेश दे दिया है कि वो किसी के पदचिन्हों पर नहीं चलने वाला, उसकी अपनी कूटनीतिक रणनीति रहेगी और हमेशा रही है। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे जो बाइडेन की नई मुश्किलों की। और सच की पड़ताल में अब खबर अमेरिका की। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लड़खड़ाहट बढ़ती जा रही है, इसका एक ताज़ा सबूत उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला जब उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। इसके पहले वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति पुतिन बोल चुके हैं। ये सिर्फ जुबानी लड़खड़ाहट होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका असर उनके चुनाव प्रचार पर देखा जा रहा है। उनकी उम्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब तक 16 डेमोक्रेट सांसद उनकी उम्मीदवारी के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। कई बेहद अहम दानदाता कह चुके हैं कि वो बाइडेन की उम्मीदवारी तक डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदा नहीं देंगे। ट्रंप के साथ पहली बहस में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी रेटिंग काफ़ी गिरी है और अब उन पर अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का दबाव है। सवाल है, क्या बाइडेन पीछे हटेंगे? बेशक उनके साथ भी लोग हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वो पीछे ना हटे तो क्या ट्रंप को मात दे पाएंगे? और इसी मुद्दे पर हमारे मेहमान बने हुए हैं। मंजू जी, अब जो सवाल है, क्या बाइडेन पीछे हटेंगे? क्या वो दिन दूर नहीं? वक्त के हालात देखते हुए और उनके स्टेटमेंट्स देखते हुए उम्मीद तो कम है। और लेकिन जैसे हम देख रहे हैं हर एक इवेंट पे स्लोली ग्रेजुअली उनके गैप्स जो हैं, जो स्टेप्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आगे चल के उन्हें दबाव पड़ेगा तो शायद उन्हें हटना पड़े। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि ज़्यादातर वो ठीक हैं, बीच बीच में कुछ हो रहा है, उनका सॉर्ट ऑफ मिसस्टेप हो रहा है, तो जैसे उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनके काफ़ी समर्थक हैं, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है वो हटेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन खराब और होती है, बदतर होती है, तो शायद उन्हें हटना पड़े। धीरे धीरे परतें खुल रही है आसिफ जी, लेकिन जैसा कि मंजू जी कह रही हैं, वो खुद नहीं चाहते, लेकिन उनके पार्टी के लोग तो चाहते हैं वो हट जाएं। बात तो यही है कि पार्टी के लोग, अभी आपने 16 लोगों की मिसाल भी दी, पार्टी के लोग तो चाहते ही हट जाएं, लेकिन जैसा मंजू जी भी कह रही हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसा कुछ भी होने वाला है आने वाले दिनों में कि वो हटना चाहेंगे या हटेंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन कितना भी प्रेशर आए वो प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। बट जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जिस तरह की वो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उनके बोलने में या कई जगहों पे वो गलतियां कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है इन चीज़ों को कि वो प्रेशर तो ले रहे हैं, और क्या उनकी उम्र और उनकी सेहत उनका साथ दे पाएंगे इन चैलेंजेस को लेने में या नहीं। क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं, ख़ासतौर से जब यूएस की बात कर रही हैं, वहाँ के इलेक्शन और जिस तरह के चैलेंजेस उनको दिए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, और विद इन द पार्टी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा तो लगता है कि वो लड़खड़ा रहे हैं दिखने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं संभल जाएंगे और पार्टी के लोग भी साथ आएंगे। हालांकि शुरुआती दौर से जब से ये बने हैं, कहीं ना कहीं उनका ग्राफ जो है नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखा है ज़्यादा। कभी कभी होता है कि फ्लक्चुएशंस होती हैं, ऊपर भी नीचे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया, चाहे आप अफगानिस्तान के उस वक्त के मुद्दे पे जाएं, विड्रॉल्स की बात करें, या अभी के प्रेजेंट हालात, या अभी आप देखें कि किस तरह हमारे हिंदुस्तान, यही होगा कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेटिक पार्टी कितना उन पर दबाव बना पाएगी और वो संभल जाएंगे, जैसा कि मंजू जी और आसिफ जी दोनों कह रहे हैं। तो आसिफ रमीज जरदाउदी और मंजू सेठ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज इतना ही सच की पड़ताल में, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।